आपने एक और चीज देखी होगी कि अभी सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि साहब जो हमारे यहाँ बेरोजगारी का दर है वो बहुत कम हुआ है। उन्होंने ये माना था कि आज से 3-4 साल पहले बेरोजगारी का दर अपनी ऐतिहासिक दर पर 8-10% के करीब पहुंच गया था, 10-11% के करीब। उसको सरकार ने भी माना और अभी वो आंकड़ा दिखा रहे हैं 5 या 5.2% का, और वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हम लोगों ने प्रगति की है। लेकिन एक आंकड़ा वो उसमें आपको बताना भूल गए कि जो सबसे ज्यादा इसमें रोजगारी बढ़ी है वो एक ऐसा नंबर है, और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग सब सरकार की इस विकास दर पर विश्वास करते हैं और इस बेरोजगारी के आंकड़े पे विश्वास करते हैं तो आप भी सब इसी कैटेगरी में अगली नौकरी करिएगा। उसे अनपेड फैमिली लेबर कहते हैं, मतलब बिना पैसे के अपने परिवार में काम में जुट जाना। यानी अगर आप यहाँ शाम को काम छोड़ के घर जाएं और अपनी अम्मा के लिए कुछ बर्तन का काम कर लें या अपने खेत में हल्का सा खेत जोत लें तो वो उसको रोजगार की मानक मानी जाती है। दुनिया में हिंदुस्तान केवल एक देश है, करीबन 40-42 देश ऐसे हैं जिनमें रोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं। हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें अनपेड फैमिली वर्कर को एम्प्लॉयड माना जाता है, और वो नंबर पिछले 6 से 7 साल में, आपको मैं इसके आंकड़े बताता हूं किस तरीके की प्रगति हुई थी। जब 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई थी तो करीबन 10 करोड़ लोगों को गिनती से माना जाता था कि अनपेड फैमिली लेबर है। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार 2013-14 में हटी तो 12-13 का आखिरी आंकड़ा है 2012 का, ये करीबन 7 करोड़ के करीब पहुंच गया था, 72 मिलियन के करीब, और ये 2017 तक ये पहुंच गया था और भी कम, करीबन 52-53 मिलियन के करीब, यानी समझ लीजिए 5.25 करोड़ के करीब। आज ये आंकड़ा 9.5 करोड़ पर है, और ये वही 4-4.5 करोड़ लोग हैं जो दर दर भटकते हैं, जिनको कोई काम नहीं मिलता है और केवल अपने घर में जो व्यवसाय चल रहा है, अगर पिताजी की दुकान है या उनका उनकी खेती है उसमें थोड़ा सा हाथ बटा लिया या अम्मा की मदद कर दी या टायर पंचर की दुकान में आपने हाथ जोड़ लिया, जिसमें आपको पेमेंट कोई नहीं मिलती है, उस आंकड़े से सरकार ने अपने बेरोजगारी के आंकड़ों को बढ़ाया है। ये 3 मुख्य आंकड़े मैं इसलिए देना चाहता था कि जो बद से बदतर हालत आज हमारे खेतीहर मजदूर की, किसानी करने वाले व्यक्ति की, इंडस्ट्रियल लेबर की है, वो इस बात को दिखाता है कि कितनी बुरी तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था की नियोजन इस सरकार ने पिछले कुछ समय में किया है। साथ साथ अगर आप केवल सामान्य कीमतों की बात कर लें, इन्फ्लेशन की बात कर लें, तो और आंकड़े कर अपना ये वक्तव्य खत्म करूंगा और फिर अपने किन कारणों से और इसी से जुड़ी हुई तर्कों से किस तरीके से श्रमिक न्याय के जो हमारे वायदे आए हैं वो क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, और हमारे हिसाब से उनका, और आने वाली 2 या 3 महीने के बाद जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो किस तरीके से हम अपनी नीतियों में इन विषयों को, इन समस्याओं को अपने सामने रखेंगे, उसका मैं 2-1 मिनट आपके सामने समय लेना चाहता हूं। मैंने आपको ये तो बात बता ही दी, लेकिन उसके साथ साथ 2-1 और चीजें जो हमारी इंडस्ट्रियल लेबर में हुई, वो एक तो जो, क्योंकि वो हमारे वायदे में आता है कि बहुत ही खतरनाक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेबर की स्थिति बढ़ी है। 2011-12 में जब एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री आया था तो उसमें एक आंकड़ा आया था जो, और वो आंकड़ा मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि वो आंकड़ा चौंकाने वाला है। केवल 28% फैक्ट्रियां इस देश में थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर लिया करती थी। 72% मतलब फैक्ट्रियां ऐसी थी जो पूरा सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देती थी, सिर्फ 28% ऐसी थी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर को या दिहाड़ी वाले लेबर को एम्प्लॉय किया करती थी। पिछले साल जो एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्री का डेटा आया है वो 28% बढ़ के आज 98% पर आ गया है। यानी समझ लीजिए जितनी फैक्ट्रियां हमारे यहाँ हैं अब केवल दिहाड़ी पर मजदूर रखती हैं, और आप समझ सकते हैं कि दिहाड़ी पर जो मजदूर रखता है उसकी क्या हालत होगी। और समझ लीजिए अगर 7-8 साल में यह हाल हो गया है तो और 10-15 साल में जो कुछ पुराने कॉन्ट्रैक्ट के कारण जो थोड़े बहुत मजदूर बचे होंगे, जो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में हैं, जिनके कुछ अधिकार हैं, जो कम से कम यूनियनाइज कर सकते हैं, अगर उन पर कुछ प्रताड़ना हो या उनको कोई दिक्कत हो तो थोड़ा मोटा स्ट्राइक कर सकते हैं, जिनको पीएफ मिलेगा, जिनको ईपीएफ मिलेगा, जिनको थोड़ी बहुत और सरकारी सुविधाएं मिलेंगी, वो भी एक एक करके धीरे धीरे जो अभी प्रभाव चल रहा है सबके सब कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर चले जाएंगे। तो ये एक और बहुत खतरनाक स्थिति, और इस कारण से हमारी पार्टी ने समझा कि श्रमिक न्याय के ऊपर जो 3 या 4 महत्वपूर्ण बातें उस पर हम बात करें। अर्थव्यवस्था में बहुत विस्तार से चिदम्बरम साहब ने 2-1 बार कहा भी है कि किस तरीके से हम रुख अपनी पूरी सरकार की नीतियों का मोड़ के आज एमएसएमई या छोटी उद्योगों की तरफ ज्यादा पैसा लगाने की कोशिश करेंगे।
ये माना जाता है कि 10 से 10.5 करोड़ के करीब लोग आज भी एमएसएमई में हैं। और जहां तक इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की बात है, एक और आंकड़ा मैं आपको बताता हूं जो आपको दिखाएगा कि किस तरीके से उद्योग के क्षेत्र में इन्होंने कम से कम रोजगार में प्रगति की है। जब 2014-15 में मनमोहन सिंह जी की सरकार हारी थी, तो ये अमूमन अंदाजा लगाया जाता था कि करीबन 6 करोड़ के लोग के करीब मैन्युफैक्चरिंग में एम्प्लॉयमेंट में है। 6 करोड़ का आंकड़ा था। आज वो आंकड़ा है 6 करोड़ 30 लाख। यानी आत्मनिर्भर भारत होने के बावजूद, मेक इन इंडिया होने के बावजूद, स्किल इंडिया होने के बावजूद हर वर्ष केवल 2 से 3 लाख लोगों को मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी मिल रही है, जबकि यह माना जाता है कि 70 से 75 से 80 लाख नई नौकरियों का हर वर्ष आवश्यकता है। और इसका उस कारण से भी दिक्कत हो रही है क्योंकि जब हमारी सरकार थी 8-10 साल, तो 75 लाख के करीब एवरेज पर एनम हम लोग नए रोजगार का सृजन करते थे, जो घटकर मनमोहन सिंह की सरकार में केवल 29 लाख प्रतिवर्ष रह गया है। इसीलिए जो 4 या 5 हमारी प्रॉमिसेस आए हैं, वो एक तो मैं बता रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से छोटे उद्योगों पर ज्यादा पैसा खर्च करके कोशिश की जाएगी कि वहां दोबारा से जो रोजगार सृजन खासकर गैर कृषि क्षेत्र में या नॉन फार्म सेक्टर में हो रहा था, उसको प्रोत्साहन मिले। और जो 4 ऐसे हम लोगों ने स्कीम इसमें अनाउंस किए हैं, वो मदद करेंगे कि जहां जहां इन स्कीमों के कारण लोगों की जिंदगी पे कुठाराघात हुआ है, उन्हें मदद मिले। एक होगा स्वास्थ्य अधिकार का। हमारी सरकार एक राइट टू हेल्थ लाएगी, जो यूनिवर्सल हेल्थ केयर देगी, जिसमें फ्री एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, सर्जरी और रिहैबिलिटेटिव और पैलिएटिव केयर होगी। इसमें कुछ इसका थोड़ा सा हल्का आप लोगों ने दर्शन देखा होगा कि राजस्थान में हम लोगों की स्थानीय सरकार ने किस तरीके से एक नई हेल्थ स्कीम को जगह दी, और जब वो जमीन पर उतरी तो शायद ही कोई व्यक्ति है राजस्थान का जो आज भी, भले ही सरकार हमारी वहां चली गई हो, लेकिन इस स्कीम की सराहना नहीं करता है। बल्कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग भी, सरकार नए मंत्री जो आए थे, उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने और सब चीजें जो भी कही होंगी, ये कहा कि वो एक अद्भुत स्कीम थी गहलोत साहब की, और उस स्कीम से और कांग्रेस का जो राइट्स बेस्ड इनिशिएटिव रहा है, उससे प्रोत्साहन लेकर ये प्रॉमिस हम लोगों ने दी है। दूसरा जो शहरी रोजगार गारंटी है, ये देखा गया कि इन सब मुसीबतों के बावजूद, खासकर कोविड के समय, जब दुनिया में न केवल एक बीमारी की महामारी थी, लेकिन आर्थिक महामारी लोगों में पड़ी थी, एक ही स्कीम थी जो एक बुलंद इमारत की तरह इस देश की व्यवस्था को संभाले हुए थी, वो नरेगा स्कीम थी। भले हमारे प्रधानमंत्री जी कुछ भी उस पर चाहे राजनीति कर ले, उनको भी आखिरकार उसी के सामने नतमस्तक होकर उसी का सहारा लेना पड़ा, और उसी का सहारा लेके ये देश बचा। तो हमारा ये होगा कि हम उसी तरीके से शहरों में भी, जिस तरीके से उसकी आवश्यकता बनेगी और उसका रूप बनेगा, उसी तरीके की एक गारंटी स्कीम हम शहरों में भी लाएं। तीसरा होगा सामाजिक सुरक्षा, खासकर उन सारे असंगठित क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के लिए, जिसमें हम लोग जो एक नई बात कही जाती है गिग वर्कर्स की, उनको भी जोड़ेंगे और इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट इंश्योरेंस की नई स्कीम लाएंगे। फिर सुरक्षित रोजगार के लिए हमने देखा है कि पिछले 4-5 साल में, विशेषकर कोविड के आने के बाद, और कई कोविड के बाद आपने देखा होगा चोर दरवाजे से बहुत सी नई इन्होंने स्कीम्स लाके डाली थी। तो उन्होंने पूरा जो लेबर लॉ था, उसको लेबर लॉ से हटाकर लेबर कोड्स बना दिया। और लेबर कोड का मेन होता है कि लेबर लॉ इन्फोर्सेबल होते हैं, आप उसमें कोर्ट पे ले जा सकते हैं, जबकि कोड का कुछ नहीं होता है। कोड तो नॉर्म होता है, आप चाहो तो कह लो, चाहो तो नहीं कह लो, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फिर से उन कानूनों को जिनसे सही में हमारे मजदूरों की अधिकार सुरक्षित होते हैं, वो निकाले ना जाए नौकरियों से, प्रताड़ित ना हो, उनको तनख्वाहें प्रॉपर मिलें, जितनी फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए वो उनको मिलें, उस तरीके के कानूनों को वापस लाएंगे। और आखिर में श्रम सम्मान में, नरेगा में हम ये बात सुनिश्चित करेंगे कि कम से कम 400 रुपये प्रतिदिन का एक मिनिमम वेज हम लोग अनाउंस करें, जो नरेगा में पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट होगा।